कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। कहानियों, कविताओं और व्यंग के रूप में साहित्य हमें वक्त विशेष के देश, समाज और जीवन दर्शन से अवगत कराता है। यह हमारा एक प्रयास है ऐसी रचनाओं को आवाज़ देकर आप तक पहुंचाने का। हमारे साथ जुड़िए हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कथा कहानी काव्य। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्रप्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश के जीवन के जो मधुर स्वप्न वो देखा करता था, वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्रप्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपये महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी, उल्टे वधु का बोझ सिर पर लाद दिया और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्रप्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पहुंच दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था। पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 रुपये से कम पर न मिलता। काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद ज़हीन, कामचोर, अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। उसकी बड़ी बात यह कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वह नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजीदार लौंडा भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी ना जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? वीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर कहा, यह तो वीरू ही से पूछिए। नहीं, मैं तुझसे पूछती हूँ। प्रकाश ने असमंजस में पड़कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूँ, यही सलाह है? जैसा आप उचित समझे। मैंने तो दोनों बातें कह दी। तो कर डालूं? मुझे डर लगता है कि कहीं लड़का बहक ना जाए। मेरे रहते आप इसकी चिंता न करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सब तैयारियां तुम्ही को करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ? रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान आने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते एक फटेहाल युवक मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वह चाहता तो 200-400 रुपये आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच न था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे,
उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज पड़े हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीजें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूं, बाज चीजों पर तो आंख ही नहीं ठहरती। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहां तो रोकर मरने के लिए पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मजे से खाते और चैन करते हैं। इसी से कहता हूं, ईश्वर बड़ा अन्यायी है। अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष? तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम मौज करते। यहाँ तो रोटियां चलनी मुश्किल हैं, गहने कपड़े को कौन रोए? और ना हम जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही करते हैं। कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूं बीमार पड़ जाती तो जान बचती। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आई। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं? अब क्या इतना भी ना कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निभाह होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा न थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीजें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। गहनों से सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगें। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। यह ना हुआ कि कहते इसमें कोई चीज चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो। इसमें बचपन की क्या बात है? कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता ना करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूं, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूं और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूं। अगर 100-200 की चीज कोई दे देते तो वह निष्फल न जाती। मगर धन वालों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता। रात के 12 बज गए हैं, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार वही चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते हैं। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पीने की उम्र है और इसी उम्र में इस बेचारी को हर एक चीज के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फीट की दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूंगा, कैसा चरका दिया, या कह दूंगा, मेरे पीछे की छत से कोई आदमी इधर आता दिखाई दिया, इसीलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं क्या करता है। अगर संदूकची की कुंजी मिल गई तो फिर फतेह है। किसी को मुझ पर संदेह ही न होगा। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे साहब। नौकरों की हरकत है, इन्हें छोड़कर और कौन ले जा सकता है। मैं बेदाग बच जाऊंगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर लूंगा, फिर धीरे धीरे
एक एक चीज चंपा को दूंगा जिसमें उसे कोई संदेह ना हो। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगा कर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठा ले गया। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो? वह संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। न जाने कैसे कुंजी उड़ा ली और न जाने कैसे उसे मालूम हुआ कि इस संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का ये काम नहीं है। नौकर तो उसके तीनों पुराने हैं। अरे नियत बदलते क्या देर लगती है, आज मौका देखा उठा ले गए। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई और चोर दाढ़ी जारों ने उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया माताजी, मुझसे अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ धरे बैठे हुए थे। बोले, कोई सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी, समझ नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी तब कहीं जाके चीजें आई थी, न जाने किस मनहूस शायद से लगन लाई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं, 10-10 हजार रुपए यूं ही ऊपर रखे रहते थे, कभी एक पाई भी नहीं गई। ठाकुर साहब ने नाक सिकोड़ कर कहा, तुम क्या जानो, आदमी का मन कितना जल्द बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी न करेगा ये कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा और एक एक नौकर की तलाशी कराऊंगा, कहीं माल उड़ा दिया होगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा, कहीं उन्हीं के घर में तलाशी ले तो अनर्थ हो जाए। पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात कराना व्यर्थ है, उसने कहा। पुलिस माल तो ना बरामद कर सकेगी, हाँ नौकरों को मारपीट भले ही कर ले। कुछ नजर भी उसे चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुंह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों की सी बातें करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा? तुम मारपीट भी तो नहीं करते। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो जो चुपके चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ। तकदीर ठोक कर बैठे रहो, और क्या। आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं। इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा, प्रकाश ने कहा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा। किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, हाँ, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा। बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूं। हाँ, कोई पहले से मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहां छिपा बैठा रहा हो तो बात दूसरी है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पांव की रगड़ के निशान दिए। जहां पर प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने के कारण छत पर पांव का निशान पड़ गया था। प्रकाश ने छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे।
संकोच के मारे कुछ कह न सकते थे। प्रकाश ने उनकी मन का बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे ही घर में से आया। अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ। लेकिन इतना पता लग जाने से ही क्या हुआ? माल तो जाना था, सो गया। अब चलो आराम से बैठें। आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी। प्रकाश, मैं आज ही वह घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सिर बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया। संभव है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर तो रसोई में बैठी हैं, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो ज़रा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठकुराइन डरी। तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। कुछ भी हो माताजी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई, उसका प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठकुराइन, क्या बात है? चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। कहीं यह चोर के पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी ना कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में कदापि न रहेगा, कितना ही समझाओ। किराए के 20 रुपए और दे दूंगा। हम किराया क्यों दे? वह आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाना पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझता हूँ वह किराया लेंगे ही नहीं। 30 रुपए में गुजर भी तो ना होता होगा।